अब ये तो 4 मई को पता चलेगा कि किससे मुक्ति का दिन था ये, लेकिन आप जैसा हमने आपको बताया कैंपेन जो है बड़ा दोनों तरफ से अलग अलग पैमानों पर चलता हुआ दिखाई दिया। सर एक बार जल्दी से 152 सीटों का वो मैं बता दूं क्या क्या था, पिछली बार क्या था, इस बार क्या, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं कैंपेन में क्या रहा वगैरह। तो पहले फेज में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी। फर्स्ट राउंड की वोटिंग बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जो टोटल 77 सीटें जीती थी उनमें से 59 मतलब अपनी टोटल सीटों का 75% से भी ज्यादा वो इन्हीं 52 सीटों में से आया था। इसीलिए यह फेज बीजेपी का फेज होना चाहिए ऐसा लगता है। जिन पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाने वाले हैं, मतलब वो फर्स्ट फेज वाली सीटें, ये नॉर्थ बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर के अलावा मालदा में होंगे। इस इलाके में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा था। पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी की पार्टी ने जो टोटल 215 सीटें जीती उसमें से 92 वो इस रीजन में से आती हैं, तो उनका स्कोर भी खराब नहीं, बहुत अच्छा स्कोर था। तो इस बार जिन 152 सीटों पर पहले दौर में मतदान होना है उसमें आदिवासियों के लिए रिजर्व 15 सीटें भी हैं। पिछली बार इन 15 में से टीएमसी ने 8 जीती थी और बीजेपी ने 7 जीती थी, बराबर का मुकाबला था। एक इंटरेस्टिंग बात यह कि एससी एसटी के लिए रिजर्व कुल 35 सीटों में से स्कोर बीजेपी का 22 और टीएमसी का 13 सीटों का रहा था। फर्स्ट फेज की 152 में से 32 सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत हार का अंतर 5000 से कम वोटों का रहा, मतलब ये एनी डे किसी भी तरफ जा सकती हैं। और अब तो एसआईआर भी हो गया। 17 सीटों पर जीत का मार्जिन 10,000 से कम रहा, यह भी मार्जिन कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। और बीजेपी की कोशिश इसी अंतर को पाटकर इस बार अपना स्कोर, अगर पिछली बार इन सीटों इन सीटों में उसको 59 सीटें मिली थी तो वो चाहेगी कि वो आगे बढ़े। ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल में झटका लगने के बाद यहां पर अपना जनाधार बढ़ाने का काम पहले ही शुरू कर दिया था, इसलिए नॉर्थ बंगाल में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ये बात हुई सर कि ये फेज बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है त्रिपाठी जी, मतलब दूसरे में तो हार जीत तब पता चलेगी जब पहले में ही अच्छा कर ले। नहीं देखिए, अगर कोई भी पार्टी ये कहे कि हम सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं और लगभग आधा 23-29 में चुनाव होना है, तो जिसे कहते हैं ना कि पहला चरण अगर आपका गड़बड़ाएगा तो दूसरे चरण में उसको कवर नहीं कर पाएंगे, उतनी संभव नहीं कि उतना आगे पाएं। दूसरा, इन सीटों में बहुत सी जगह, जैसे एससी सीटों का जो आपने बताया, तो एससी सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर स्थिति में है, भले एसटी सीटों पर लगभग एकदम बराबर का मुकाबला है। तो वो ये चाहेगी कि इन सीटों को तो पूरी तरह से जो 35 और प्लस 15-50 सीटें हैं उस पर वो काम करे। लेकिन पहला चरण एक मायने में बहुत डिसाइसिव होने जा रहा है, महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वो है कि क्या भय मुक्त चुनाव होने जा रहा है, वही जिसकी बार बार बात की जा रही है कि सर्विलांस हो रहा है, एरियल सर्वे हो रहा है, ड्रोन से जिले जिले में लोग घूमते रहेंगे, जरा सा भी कुछ हुआ तो वहां फोर्स पहुंच जाएगी। ऐसा वीडियो मैंने एक देखा कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग गए और वो हाथ में कुछ लोहे का हथियार था, उसको लेके एक दरवाजे पर उन्होंने मारा, तब तक अचानक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की गाड़ी आई, उनको पकड़ा और उन्होंने तुरंत झुकाया और उसको कर लिया जी। अब मैं बार बार चूंकि इसको पढ़ा तो एक दिन हम लोग ही डिबेट कर रहे थे तो बिहार से एक फोन आया और उन्होंने मुझे 2005 का केजे राव का नाम याद दिलाया, तो मैंने तब से वो सारे घटनाक्रम पढ़े। अभी मैं उसको पढ़ रहा था तो उस वक्त के लिहाज से वो ऐतिहासिक था कि केजे राव पटना के एक होटल में बैठे, 600 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स वहां तैनात की गई थी, 600। अब उस वक्त का 600 कंपनी का आप सोचिए तो आज कितनी कंपनी होनी चाहिए। तो पहले चरण के चुनाव में लगभग 2500 कंपनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की तैनात हो चुकी है। वहां पर एक कैंपेन चला रहा है इलेक्शन कमीशन, ऑपरेशन एडवांस ऑल आउट, यानी पूरी तरह से सब एसएसपी डीएम जा रहे हैं, खुद वो लोगों को कह रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस सब के बाद जो धमकी अंदाज में वो अभिषेक बनर्जी बोले 4 मई को, क्या 12 बजे रात ऐसे बताया था ना कि 12 बजे रात के बाद अमित शाह में हिम्मत हो तो रुक के दिखाएं, क्या वो वाला डर निकल गया है? क्या आपका क्या कह रहा अनुभव, निकल गया कि नहीं? मुझे लगता है कि बहुत हद तक निकल गया है, मुझे लगता है बहुत हद तक निकल गया है। अब बाकी इंटीरियर में कितना है वो अभी नहीं कह, लेकिन हां मुझे लगता है, और मैं तो अब ये जो चुनाव जिधर जा रहा है उसमें मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की जो सत्ता पर पकड़ थी वो सरक सी गई। और एक लाइन आपने कही, उसी को सिर्फ अगर माने ना तो आप ये कह रहे हैं कि रिएक्ट कर रही है। हम लोगों ने मतलब 2024 के चुनाव में ये बात कही थी और मैं गलत साबित हुआ था, लेकिन जो हम लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ कह रही है और भाजपा उस पर रिएक्ट कर रही है। बंगाल में
जो मोदी कह रहे हैं, जो अमित शाह कह रहे हैं, जो भाजपा कह रही है, ममता उस पर रिएक्ट कर रही है। अब परिणाम आप देखिए। अब देखिए, जैसे इंटरेस्टिंग चीज है अभी एक सर 152 का पूरा आपको अभी कैलकुलस समझा देंगे, लेकिन ये बात निकली तो जो नैरेटिव वाली बात है भाई कि किसने मुद्दा सेट किया और किसको उस पर जवाब देना पड़ा। तो अब आप पहला इलेक्शन या पिछला इलेक्शन याद कीजिए, क्या हुआ था। ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई, पैर में फ्रैक्चर हो गया, उन्होंने व्हील चेयर पे कैंपेन किया और बीजेपी पूरे चुनाव में कहती रही है नौटंकी कर रही है, ये नाटक कर रही है, सिंपैथी ले रही है, जो भी हुआ खेला हो गया। सेट किया एजेंडा ममता जी ने, रिएक्ट किया भाजपा ने और पूरा वो उसका बहुत सिंपैथी उनको मिली। इस बार देखिए रिवर्स, मैं केवल एक उदाहरण स्वरूप एक घटना बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नहीं तो